हेलो बच्चों। तो आपने लास्ट का वीडियो देख लिया है। वहां पर अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, वो भी एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट किया। तो एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके कारण करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण करना है। ठीक है, चलिए। तो पहले ये बात ध्यान में रखो, अगर डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो फिर सारी चीजें फिर मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो डायग्राम को समझ लेते हैं अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनना चाहिए। तो आप स्केल के थ्रू बना सकते हैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो स्केल के थ्रू आप बना लीजिएगा इस चीज को। तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये इसका प्लस का चार्ज है और ये इसका माइनस वाला चार्ज है, माइनस क्यू है। दैट इज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो हमारा लाइन क्या बनेगा? हम बोलेंगे लेट्स सपोज दैट ए बी इज अ आइडियल डाइपोल। ठीक है, ए बी क्या है? आइडियल डाइपोल है। फिर आइडियल डाइपोल का ये हमने एक सेंटर पॉइंट लिया ओ। तो इस डाइपोल के कॉर्नर से ये जो ओ है वो ए डिस्टेंस पर होगा। क्यों? क्योंकि 2a होता है टोटल डिस्टेंस, बच्चों में पता है डाइपोल का। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है? इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर इसके सेंटर पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कैपिटल पी पॉइंट ले लिया। ये कितना डिस्टेंस पर है? स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर है। इस पॉइंट पी पर, जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर है, ये लाइन कौन सी थी? इक्वेटोरियल लाइन है ना। इस इक्वेटोरियल लाइन पे इस पी पॉइंट पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वो पॉइंट समझिए इन चार्जेस से कितना डिस्टेंस के ऊपर है वो चीज चाहिए होती है। तो हमने बोला कि पहले तो प्लस का क्यू चार्ज देखो। प्लस का क्यू चार्ज इस पी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानोगे, इस पी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं इसको अगर बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा बना सकते थे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाता है। ठीक, और ये नेगेटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है बच्चों? अट्रैक्ट करता। अट्रैक्ट करता तो फिर ये ऐसा जाता, इस तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि प्लस के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम E1 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हमने कितना लिख लिया है बच्चों? E2 लिख लिया है। ठीक, ये टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। फिर आप अगर ये ट्राइंगल देखोगे ना, ए बी पी, इस ट्राइंगल को अगर आप गौर करोगे, सो दिस ट्राइंगल इज अ, देखिए दो साइड्स इक्वल हैं, है ना। तो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा ही तो हुआ। जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं वो क्या होता है? आइसोसेलेस होता है। हमें कैसे पता चला कि इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं? तो हमने बोला ए यहां पर है, आर यहां पर है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो इस साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमने बोला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही इस साइड की वैल्यू क्या आएगी? अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो हमने बोला दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, दीज साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दीज एंगल्स शुड बी इक्वल। ऑलराइट, ओके। अब हमने क्या किया? ये जो ए बी साइड है ना, इसके पैरेलल में एक लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब समझिए बच्चों, यहां पर if this angle is theta then this angle will be theta. Why? Corresponding angles. कौन सा एंगल है ये? Corresponding angle. फिर इसके बाद में ये अगर थीटा है तो आप समझिए ये कुछ इस तरफ जो एंगल बन रहा होगा, that angle will also be theta. Why so? Alternate interior angle. ठीक है, तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण थीटा बना और ये करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण थीटा बना। जैसे ये थीटा आया, हमें ये पता चल गया कि E1 और E2 के इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट भी बन सकते हैं। ये कंपोनेंट देखिए, E1 का कंपोनेंट थीटा डायरेक्शन के अंदर, जहां पे थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट है ना,
तो हमने बोला कनेक्टेड कंपोनेंट हमेशा कोस का होगा, और जो कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है वो हमेशा साइन का होगा। तो हमने लिखा ये E1 साइन थीटा, लिख दो इसको, ठीक है। फिर E2 का थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 कोस थीटा, ठीक। और E2 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, E2 साइन थीटा, ठीक है। अब गौर करो बच्चों, अगर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा बच्चों, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को ये क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। फिर E1 साइन कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, है ना। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। फिर एक और चीज वेक्टर फॉर्म की और डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने लास्ट में वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया था, मैंने आपको ये भी बोला था कि प्लस का साइन कब लगाएंगे और माइनस का साइन कब लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। डाइपोल का नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, अब देखो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो फिर P का डायरेक्शन बच्चों ये होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ये बोथ डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो जब वेक्टर फॉर्म लिखोगे ना बच्चों तो एंड में माइनस साइन आएगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, तो काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले जो चीज डेरिवेशन में यूटिलाइज होगी ना बच्चों, उस चीज को हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो हमने बोला कि एक तो कोस थीटा आने वाला है और एक ये साइड्स आने वाली, तो हमने लिखा इन अ ट्राइंगल, समझिए in a triangle AOP, ठीक है, क्या होगा बच्चों, AP का स्क्वायर ये चाहिएगा हमें, ठीक है। तो हमने लिखा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो हमने लिखना है OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। फिर OA का स्क्वायर देखो, OA कितना है, स्मॉल है ना, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो AP का स्क्वायर क्या आ चुका है हमारे पास में, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अगर ये AP का स्क्वायर है तो गौर कीजिए BP भी तो इतना ही होगा, तो हमने लिखा सिमिलरली BP is equals to BP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या फिर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, डन हो गया ये। फिर इसके बाद में और क्या चाहिए हमें, कोस थीटा चाहिए। तो कोस थीटा भी तो इस ट्राइंगल से निकाल सकते थे आप, तो वही ट्राइंगल चल रहा है, हमने लिखा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस ओ ए हाइपोटेनस AP, ठीक है। तो बेस था OA और हाइपोटेनस था AP। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं हम। तो OA की वैल्यू कितनी है, O से लेकर A तक स्मॉल a है ना, तो स्मॉल a डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, वो देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस AP क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हमने लिख दिया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर या A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख सकते हैं। और अंडर रूट को ध्यान में रखिए बच्चों, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम पावर 1/2 में लिख सकते हैं, ठीक है। अब काम करते हैं बच्चों, तो डेरिवेशन की तरफ गौर कीजिएगा। क्या करना है, सबसे पहले वही काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट
point P due to प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों? तो ये हमने लिखा E1 है ना, E1 ही था प्लस क्यू चार्ज के कारण। देखिए E1 कितना आएगा, K चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मतलब AP स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब कॉमा लगा करके डायरेक्शन देखें, तो ये A से P की ओर जा रहा है या P से A की ओर जा रहा है? सो द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स A to P। ठीक है, तो हमने लिखा टुवर्ड्स AP डायरेक्शन। ठीक है, इसे हमने क्या लिखा, टुवर्ड्स AP डायरेक्शन। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, AP की वैल्यू पुट करेंगे। तो AP का स्क्वायर हमें पता है, वी नो दैट क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर या फिर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या काम करना है बच्चों, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो हमने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के कारण कितना होगा, तो हमने लिखना है इसे E2, और E2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए K Q, माइनस का Q नहीं लिखना बच्चों, मैग्नीट्यूड में मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, फिर डिस्टेंस देखो, तो ये नेगेटिव चार्ज जो था वो BP डिस्टेंस के ऊपर है, तो हमें BP का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो BP स्क्वायर हुआ, फिर कौन सी डायरेक्शन में है, B to P जा रहा है या फिर P to B जा रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड P to B। ठीक है, तो हमने लिखा इट इज टुवर्ड्स PB डायरेक्शन। ठीक है, काम करते हैं, E2 इज इक्वल्स टू K Q डिवाइडेड बाय BP का स्क्वायर। व्हाट इज BP, वी नो दैट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है ना, BP स्क्वायर विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमने प्रूव कर दिया ना E1 और E2 इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक लाइन हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड it is clear that the magnitude of E1 and E2 are equal। ठीक है, तो फिर आप ये लिखेंगे E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, E2 के मैग्नीट्यूड के। सो फ्रॉम डायग्राम it is clear that E1 sin theta and E2 sin theta are working in opposite direction, so they will cancel each other। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। So from diagram it is clear that E1 sin theta and E2 sin theta are working in opposite direction, so they will cancel each other। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे ये। एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be sum of E1 cos theta and E2 cos theta because both components are working into same direction। ठीक है, वापस से सुनो क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to dipole will be sum of E1 cos theta and E2 cos theta because both the components are working into same direction। ठीक है, अब अपन काम कर लेते हैं बच्चों, समझ में आ गया जो थ्योरी वाला लाइन लिखना है अपन को। ठीक है, ओके, तो चलिए काम करते हैं। तो हमने लिखा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, P लिख देते हैं या ER लिख देते हैं यार, वो क्या होता, सम ऑफ E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। ठीक है, E1 and E2 both are equal in magnitude, that is why we will write it as E1 cos theta plus E1
cos थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2e1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अपन ने लिखा 2e1 cos थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा बच्चों, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ e1 एंड cos थीटा इनटू अबव इक्वेशन, ये लिखेंगे, है ना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ e1 and cos theta into above equation। ठीक है, क्या होगा, EP will be 2 E1 की वैल्यू देखो, E1 कितना था, ओके मैंने रब कर दिया है, लेकिन अपन को याद तो है ही ना, कितना KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये था E1। ठीक है, cos थीटा देखो, cos थीटा कॉर्नर में लिखा हुआ है, कितना A डिवाइडेड बाय अंडर रूट है, अंडर रूट को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, आपको बताया था मैंने, पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब देखो इसको रीअरेंज करो बच्चों, इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज किया तो ये जो 2 है ना, ये A के पास में लिख लिया, और यहाँ पर इसकी पावर, टोटल पावर अगर आप इसकी देखेंगे तो इसकी तो 1 है, इसकी 1/2 है, तो टोटल पावर विल बी 1 + 1/2 दैट इज 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, K Q और 2 को इस तरफ लेकर के आ जाए तो इट विल बी 2A डिवाइडेड बाय R square plus A square and the power will be 3/2। ओके, चलिए अब इसके बाद में देखो क्या हो सकता है, तो Q into 2A, we know that Q into 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, दैट इज K, और यहाँ पर लिखेंगे P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया, और साइड में आप क्या लिखोगे बच्चों, P इज इक्वल्स टू Q into 2A, यही तो हमने बोला था, यही तो चेंज किया है हमने। ओके, चलिए अब इतना आने के बाद में आपको पता होगा हम आइडियल डाइपोल लेकर के आएंगे, अगर आइडियल डाइपोल आएगा तो फिर हम बोलेंगे A is comparatively या A square is comparatively negligible with respect to the R square। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है वो समझिए, ये उतार लिया था ना, उतार लीजिएगा बच्चों, साथ के साथ उतार लीजिए इन चीजों को। ठीक है, तो हमने लिखना है इस चीज को क्या, फॉर आइडियल डाइपोल्स और फॉर शॉर्ट डाइपोल, आप इसे और क्या लिख सकते हैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा फॉर आइडियल डाइपोल A is comparatively lesser than R, है ना, it is very less in magnitude, so taking A square as negligible। ठीक है, वो लिख लीजिएगा, है ना। अगर ये ऐसा है तो A square वाला टर्म हटा दो, तो E at P point, electric field at point P will be KP divided by R square, R square तो रहेगा, A square हटा दो, and the power will be 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, so the value will be Kp divided by R cube, that is the electric field at point P। ठीक है, which is at equatorial line। डन, तो ये वाला फॉर्म आएगा। अब सोचो एक्सियल लाइन पे कितना आया था, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आया था, एक्सियल पे इसका जस्ट डबल था 2Kp डिवाइडेड बाय R क्यूब, इक्वेटोरियल पे आप देखोगे तो हाफ हो गया है बच्चों, है ना, Kp डिवाइडेड बाय R क्यूब ही रह गया। ठीक, चलिए वेक्टर फॉर्म में देखते हैं इसे, वेक्टर फॉर्म। अब ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा वो देखो, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P या इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था P की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तो P की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन लगा दीजिए, K P वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, अदरवाइज इसे और कैसा लिख सकते हैं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसे लिख सकते थे E at equatorial line will be Kp divided by R cube मैग्नीट्यूड, और फिर डायरेक्शन ऑफ P, और डायरेक्शन ऑफ P के क्या अपोजिट साइड में काम कर रहा था, इसलिए माइनस का साइन ऐसा लगा सकते थे। ठीक है, तो ये भी वेक्टर फॉर्म हो गया, पता चल गया आपको। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया है। चलो, तो ये इतना ही था, अब अपन इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो
प्लीज पास मी द बुक। ओके, देखिए मेरे को कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चंस भी कर लीजिए, क्वेश्चन वाला पार्ट भी डालिए। तो चलो इसके अंदर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्या क्वेश्चन कर सकते थे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हम क्या क्वेश्चन कर सकते थे वो मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और छोटा सा मैं बता देता हूँ इसके अंदर। तो ये उतार लीजिएगा। ओके, बच्चों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाए। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए, इसीलिए हम बहुत आराम से टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर शुरुआत में ही आ जाता है वीडियो के, उसके ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे अपने व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, है ना, ताकि उन व्हाट्सएप नंबर का अपन एक ग्रुप बना लेंगे ताकि अपना डिस्कशन चालू हो सके टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा, खुद का नाम डाल दीजिएगा, स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो काम करते हैं, देखिए एक चीज जो मेरे को बतानी थी वो ये था कि एक्सियल लाइन जो है ना, इस एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने कितना निकाला था, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अगर इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, पता चल रहा है आपको कितना, 2:1 आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज जस्ट ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इफ द पॉइंट इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ओके, अब देखिए न्यूमेरिकल बताता हूँ। न्यूमेरिकल का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। देखिए किस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, तो एक न्यूमेरिकल तो ऐसा होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे बन रहा है, तो हम बोलते हैं P है। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2 है। तो एक तो आपको चार्ज पता होना चाहिए डाइपोल का, है ना, कि कोई भी एक चार्ज पता हो डाइपोल का, और दोनों चार्जेस के मिड का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूज करूंगा। ऑब्जेक्टिव में था कहीं ऐसा क्वेश्चन, देखिए हाँ कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है कि समझ लीजिए लिखा हुआ क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। देखिए क्या क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, दोनों के मिड का डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने लिखा P इज इक्वल टू क्या बच्चों, Q इंटू 2a। Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। अब यहाँ पे पूरा 2 दे रखा है बच्चों, ये गौर करो। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की पावर -10 होता है। तो सॉल्व करो इस चीज को, इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पी, चार्ज यूनिट क्या है बच्चों, कूलम्ब, डिस्टेंस मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, चलो अब इसके बाद में इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन था, तो देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ओके, ओके, तो क्वेश्चन था अपना, 2 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम्ब एंड -10 माइक्रोकूलम्ब आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रहा है, देखो 2 चार्ज बोल रहा है, 13 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो 2 चार्जेस हैं, एक है 10 माइक्रोकूलम्ब का, तो हमने बोला 10 माइक्रोकूलम्ब ले लीजिए प्लस का, फिर दूसरा चार्ज है माइनस का 10 माइक्रोकूलम्ब का। ठीक है,
फिर इनके मिड का डिस्टेंस कितना है, दोनों चार्जेस के मिड का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, डेटा क्या दे दिया आपको, एक तो क्यू की वैल्यू दे दी, क्यू की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर सॉरी 2 सेंटीमीटर कैसे होगा, 10 माइक्रोकूलम होगा, सॉरी, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 into 10 to the power -6 कूलम, ठीक है, और ये 2a है बच्चों, है ना, दोनों के मिड का डिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 2a है, a नहीं है ये, ठीक है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इट मींस 2 into 10 to the power -2 मीटर, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, वो भी कितना 60 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से जो डिस्टेंस कैलकुलेट होती है वो हमेशा आर होती है। कहां पर कैलकुलेट करना है, तो बोल रहा है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों पर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो एक्सियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, इक्वेटोरियल पे kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब ये थोड़ा समझना है बच्चों कि P तो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन P तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। P कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q into 2A होता है, तो ये हो जाएगा Q into 2A। Q की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, 10 into 10 to the power -6, 2A डिस्टेंस देखो 2A, 2 into 10 to the power -2, that will be 20, 20 into 10 to the power -8, that is P and coulomb meter। हो गया काम, डन है ये, ठीक, दैट इज बी। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे। मैं एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट कर देता हूं, इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट करने के लिए क्या कर दीजिएगा, उसका जस्ट हाफ कर दीजिएगा, है ना, ये डबल होती है, तो हमने फॉर्मूला कितना लिखा, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, फिर ये क्या होगा 2, के की वैल्यू देखिए, के की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9, फिर पी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है, p की वैल्यू ओके, हाँ 20 into 10 to the power -8 डिवाइडेड बाय r क्यूब, 60 डिवाइडेड बाय 60, ये 60 60 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 60 into 10 to the power -2 मीटर, ठीक, -2 मीटर 3 टाइम्स आएगा, तो 10 की पावर -2 और इसका क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपके ऊपर छोड़ दूं कैलकुलेशन को, कर लीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज करो मैं, चलो आंसर टिप कर ही लिख देता हूं, ठीक है, आई एम कॉपिंग द आंसर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग आई डोंट नो। ओके, तो इट इज 1.67 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा, वही आपको लिखना है। तो if it is electric field at axial line, then the electric field at equatorial line will be E axial divided by 2, क्योंकि हमने E axial is equals to 2 equatorial लिखा था, है ना, तो ये ऐसा कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 1.67 into 10 to the power 4 divided by 2, वापस न्यूटन पर कूलम लगा लीजिएगा। बात समझ में आ गई क्या, सिंपल सा था क्वेश्चन। चलिए एक और अच्छा सा सवाल देखते हैं, ये अपने पास में ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए कहीं पर, या तो ऑब्जेक्टिव है या फिर एग्जाम्पल है। ओके, हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल ही है 1.18, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन इन NaCl is 1.28 एंगस्ट्रॉम। अब देखो Na प्लस और Cl माइनस, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आपको याद हो तो, ठीक है, और ये Na प्लस और ये Cl माइनस, इनके मिड का डिस्टेंस कितना है 1.28 एंगस्ट्रॉम, ये बोल रहा है, ऐसे तो बोल रहा है वो। चलिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखो डिस्टेंस दे दी, चार्ज नहीं दिया, लेकिन ये तो कॉमन सेंस था, कितना चार्ज आएगा, सोडियम प्लस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, किसको, क्लोरीन को, ठीक है, तुमने बोला चार्ज इसके पास में प्लस का ई है और इसके पास में माइनस का ई है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही तो है, इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हुआ, HCl आता तो भी सेम कॉन्सेप्ट होता, H प्लस और Cl माइनस होता बच्चों, ठीक है, तो हमने बोला कि डाइपोल मोमेंट P will be Q into 2a where Q is the charge of electron 1.6 into 10 to the power -19 and distance is 1.28 into 10 to the power -10।
एंड यूनिट विल बी कूलम इनटू मीटर। आप कैलकुलेट तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये इतना ही था आज के लिए, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।